हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर स्कूल का अनुभव बिल्कुल अलग होता तो कैसा होता? क्या होता अगर आपका शिक्षक एक रोबोट होता? मस्त जोक मारा रे या हंस रे हलकट हंस। आज हम बात करेंगे द फन दे हैड की, जो हमें दिखाता है कि स्कूल का मतलब क्या हो सकता है और क्या ये सच में इतना बुरा है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी है मार्जी और टॉमी की, जो 2157 में रहते हैं। अब ये वो समय है जब स्कूल एकदम डिजिटल हो चुका है। मार्जी की स्कूल में एक मैकेनिकल टीचर है, मतलब एक रोबोट। मार्जी हमेशा अपने स्कूल से नफरत करती है। क्यों? क्योंकि उसे हर दिन टेस्ट मिलते हैं और वो हमेशा एक ही तरह से पढ़ाई करती है। कोई मजा नहीं है ना? क्या आपने कभी अपने स्कूल में मजा नहीं आने का एक्सपीरियंस किया है? फिर एक दिन टॉमी को एक पुरानी किताब मिलती है। ये किताब एक रियल बुक है जिसमें सभी कहानियां कागज पर छपी हुई। मार्जी हैरान हो जाती है और सोचती है, ये क्या है? टॉमी के मुताबिक ये स्कूल के बारे में है, पुराने समय का स्कूल। क्या आप जानते हैं कि पुराने समय में बच्चों को एक आदमी पढ़ाता था? मार्जी को ये सुनकर अजीब लगता है। कैसे एक आदमी इतना समझ सकता है? जब टॉमी मार्जी को बताता है कि पुराने स्कूल में बच्चे एक साथ पढ़ते थे, तो वो सोचती है कि कितना मजेदार होता। इमेजिन कीजिए एक बड़ी क्लासरूम जिसमें बच्चे हंसते खेलते और साथ में पढ़ाई कर रहे हैं। सब लोग एक ही विषय पर चर्चा कर रहे हैं और अगर कोई सवाल आता है तो सभी मिलकर उस पर बात कर सकते हैं। ये सुनकर मार्जी का मन भी उस पुराने स्कूल में जाने का करने लगता है, लेकिन उसके लिए ये सब सिर्फ एक किताब के पन्नों पर है। वो सोचती है कि क्या सच में बच्चे उस समय मजे करते थे? क्या स्कूल सिर्फ पढ़ाई का नाम था या वो असली दोस्ती और मस्ती का भी एक हिस्सा था? क्या आपको नहीं लगता कि एक साथ पढ़ाई करना, खेलना और साथ में समय बिताना कितना खास हो सकता है? नहीं। मार्जी के मन में ये सवाल घूम रहा है। मार्जी को हमेशा स्कूल से नफरत थी, लेकिन अब उसकी नफरत पहले से भी बढ़ गई थी। मैकेनिकल टीचर उसे भूगोल के टेस्ट दे रहा था और वह हर बार और भी बुरी तरह असफल हो रही थी। उसकी माँ ने उदासी से सिर हिलाया और काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाने का फैसला किया। काउंटी इंस्पेक्टर गोल मटोल था, उसका चेहरा लाल था और उसके पास एक बड़ी टूल बॉक्स थी जिसमें डायल और तार थे। उसने मुस्कुराते हुए मार्जी को एक सेब दिया और फिर टीचर को खोलना शुरू किया। मार्जी ने सोचा, क्या अगर वो इसे ठीक नहीं कर पाया? लेकिन उसने सब कुछ सही कर दिया। 1 घंटे के भीतर टीचर फिर से बड़ा, काला और भयानक हो गया, जिसमें एक बड़ा स्क्रीन था जहां सभी पाठ दिखते थे और प्रश्न पूछे जाते थे। जो चीज उसे सबसे ज्यादा नफरत थी वह स्लॉट था, जहां उसे होमवर्क और टेस्ट पेपर डालना पड़ता था। उसे हमेशा पंच कोट में लिखना पड़ता था, जो उसने 6 साल की उम्र में सीखा था, और फिर मैकेनिकल टीचर तुरंत मार्क निकाल लेता था। क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि आपका काम बिना आपकी मेहनत के हो रहा है? इंस्पेक्टर ने काम खत्म करने के बाद कहा, ये छोटी लड़की की गलती नहीं है मिसेस जोन्स। भूगोल सेक्टर थोड़ा ज्यादा तेज था। मैंने इसे औसत 10 साल के स्तर पर धीमा कर दिया है। उसकी प्रगति का ओवरऑल पैटर्न अच्छा है। और उसने मार्जी के सिर पर हाथ रखा। मार्जी निराश थी। उसने सोचा कि शायद वे टीचर को पूरी तरह हटा देंगे। पहले टॉमी के टीचर को 1 महीने के लिए हटा दिया गया था क्योंकि इतिहास सेक्टर खराब हो गया था। अब मार्जी चाहती थी कि उसके साथ भी ऐसा हो, लेकिन उसे लगता था कि उसे उसी तरह पढ़ाई करनी पड़ेगी। क्या ये सही है? क्या हमें कभी कभी मदद की जरूरत नहीं होती? यहाँ सवाल ये है, क्या वो अपनी पढ़ाई से बच पाएगी या उसे इसी टीचर के साथ रहना होगा? फिर मार्जी अपने मन में सोचती है कि क्या वो भी कभी ऐसा स्कूल देख पाएगी जहाँ बच्चे साथ में पढ़ते हैं, खेलते हैं और मजे करते हैं। क्या ये सच में संभव है? कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। हम जानेंगे कि मार्जी और टॉमी की कहानी हमें क्या सिखाती है। क्या आपको लगता है कि तकनीक ने हमें ज्यादा अकेला कर दिया है? तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपका स्कूल कितना अलग हो सकता है? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं कि क्या आप रोबोट टीचर के साथ पढ़ाई करना चाहेंगे या एक इंसान शिक्षक के साथ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगली बार हम और मजेदार बातें करेंगे। तब तक पढ़ाई का मजा लें और याद रखें, हर एक किताब में एक नई दुनिया छिपी होती है। ये चैप्टर है एवलिन ग्लेनी की। एवलिन एक छोटी सी लड़की थी जो स्कॉटलैंड के एक फार्म में रहती थी। जब वो सिर्फ 8 साल की थी तब उसकी माँ ने देखा कि जब उसका नाम बुलाया गया तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। माँ को लगा कि कुछ गड़बड़ है। धीरे धीरे एवलिन की सुनने की शक्ति कम होने लगी, लेकिन वो किसी को ये बात समझने नहीं दे रही थी। जब वो 11 साल की हुई तो स्कूल में उसका परफॉर्मेंस ठीक नहीं चल रहा था। हेडमिस्ट्रेस ने उसके माँ बाप को बोला कि एक बार डॉक्टर से चेक करवाओ। जांच के बाद पता चला कि एवलिन बिल्कुल सुन नहीं सकती। सोचिए, एक लड़की जो संगीत से इतना प्यार करती थी, उसके लिए ये कितना बड़ा झटका था। लेकिन एवलिन ने हार नहीं मानी। रॉन फोर्ब्स नाम के एक म्यूजिक टीचर ने उसकी मदद की। उन्होंने उसे बताया कि संगीत सिर्फ सुना नहीं जाता बल्कि महसूस भी किया जाता है। उन्होंने एवलिन को वाइब्रेशंस को समझना सिखाया। जैसे ढोल बजता है तो उसकी धक धक को महसूस किया जा सकता है। ये बात एवलिन को समझ आ गई और उसने नए तरीके से संगीत सीखना शुरू किया। फिर क्या था, एवलिन ने लंदन में रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में एडमिशन लिया और वहां से अपनी संगीत की जर्नी शुरू की। उसने हर सुर को महसूस करके बजाना सीख लिया। जब उसने परफॉर्मेंसेस देनी शुरू की तो सब लोग हैरान रह गए और सब सोचने लगे कि जो लड़की सुन नहीं सकती वो इतनी अच्छी म्यूजिशियन कैसे बन गई। धीरे धीरे एवलिन दुनिया भर में फेमस हो गई।
उसने कई अवार्ड्स जीते, कॉन्सर्ट्स दी और लोगों को ये सिखाया कि सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए सिर्फ मेहनत और लगन की जरूरत होती है। एवलिन हमेशा यही कहती थी, अगर तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या बनना है और तुम मेहनत करने को तैयार हो तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। एवलिन की कहानी सिखाती है कि अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। सोचो, अगर एवलिन अपनी हालत को समझकर रुक जाती तो क्या वो इतनी बड़ी म्यूजिशियन बन पाती? नहीं ना। इसलिए हमेशा मेहनत करो और कभी हार मत मानो। अब हम पढ़ेंगे द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। तो चलिए शुरू करते हैं। मुगल सम्राट औरंगजेब ने पुंगी बजाने पर रोक लगा दी थी क्योंकि उसकी आवाज बहुत शार्प और बेसुरी लगती थी। पुंगी एक इंस्ट्रूमेंट था जिसमें एक बांसुरी जैसा सुर होता था, पर उसका साउंड ज्यादा लाउड और अनप्लीजेंट था। एक नाई यानी बार्बर जो म्यूजिशियन फैमिली से बिलोंग करता था, उसने सोचा कि इस इंस्ट्रूमेंट को बेटर बनाया जा सकता है। उसने पंगी के डिजाइन को चेंज किया, पाइप को बड़ा और मोटा बनाया और उसमें 7 नए होल्स ऐड किए। जब उसने इसे बजाया तो इसकी आवाज बहुत ही स्वीट और सूदिंग लगी क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट शाह के दरबार में बजाई गई और एक नाई ने बनाई थी, इसलिए इसका नाम शहनाई रखा गया। शहनाई की आवाज को शुभ माना गया और ये टेम्पल्स और वेडिंग्स का इम्पोर्टेंट पार्ट बन गई। पहले ये सिर्फ राज दरबार में बजती थी, पर बिस्मिल्लाह खान ने इसे क्लासिकल म्यूजिक का हिस्सा बनाया। बिस्मिल्लाह खान का जन्म बिहार के डुमराव नाम के एक छोटे से गांव में हुआ था। जब वो सिर्फ 5 साल के थे तो टेम्पल जाकर भोजपुरी भजन गाते थे और उन्हें महाराजा की तरफ से एक बड़ा लड्डू मिलता था जो उन्हें बहुत पसंद था। उनका परिवार कई जनरेशन से म्यूजिक से कनेक्टेड था। जब बिस्मिल्लाह सिर्फ 3 साल के थे तब उनकी माँ उन्हें बनारस ले गई। वहां उन्होंने अपने अंकल अली बख्श को शहनाई बजाते हुए देखा और उनका वहीं दिल लग गया। धीरे धीरे उन्होंने अपने अंकल से शहनाई सीखना स्टार्ट किया। गंगा के किनारे बैठकर वो रोज प्रैक्टिस करते और नए राग बनाते। 14 साल की एज में उनका पहला बड़ा परफॉर्मेंस इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में हुआ। वहां उस्ताद फयाज खान ने कहा, अगर तुम मेहनत करते रहे तो बहुत आगे जाओगे। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ तब बिस्मिल्लाह खान ने अपनी शहनाई बजाकर नए भारत का स्वागत किया। लाल किले में उन्होंने काफी राग बजाया जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच से पहले प्ले की गई। बिस्मिल्लाह खान की शहनाई की आवाज सिर्फ इंडिया तक नहीं रुकी, बल्कि उन्होंने इसे दुनिया भर में फेमस बनाया। अफगानिस्तान के किंग जहीर शाह उनकी परफॉर्मेंस से इतने इम्प्रेस हुए कि उन्हें पर्शियन कारपेट्स और गिफ्ट्स दिए। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट उनसे इतने इंस्पायर्ड हुए कि उन्होंने एक फिल्म का नाम गूंज उठी शहनाई रखा। बिस्मिल्लाह खान दुनिया भर के बड़े इवेंट्स में परफॉर्म कर चुके थे, जैसे लिंकन सेंटर, मॉन्ट्रियल वर्ल्ड एक्सपो और कांस आर्ट फेस्टिवल। उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न तक मिल चुका था। लेकिन उन्होंने कभी बनारस और गंगा को नहीं छोड़ा क्योंकि उनका कहना था, वहां गंगा नहीं है तो मेरा दिल नहीं लगेगा। 21 अगस्त 2006 को बिस्मिल्लाह खान का देहांत हो गया। उनका लाइफ एक प्रूफ है कि अगर आप अपनी कला को दिल से प्यार करते हो तो दुनिया आपको जरूर रिकॉग्नाइज करेगी। बिस्मिल्लाह खान की स्टोरी एक रिमाइंडर है कि डेडिकेशन और पैशन से आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस चैप्टर का नाम है ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। 14 मार्च 1979 को जर्मनी के उल्म शहर में एक लड़का पैदा हुआ, अल्बर्ट आइंस्टीन। जब उसकी माँ ने उसे देखा तो सोचा, अरे इसका सिर तो बहुत बड़ा है। उन्हें लगा कि यह नॉर्मल बच्चों जैसा नहीं है। और सच में आइंस्टीन बचपन में थोड़ा अलग था। जब दूसरे बच्चे धमाल मचा रहे होते थे, आइंस्टीन चुपचाप रहता और आइंस्टीन ने बहुत देर से बोलना शुरू किया। 2 साल से भी ज्यादा समय लग गया। उसके पेरेंट्स टेंशन में आ गए कि यह बोलता क्यों नहीं। फिर एक दिन खाने के वक्त आइंस्टीन ने अचानक कहा, सूप बहुत गर्म है। सब सरप्राइज हो गए। आइंस्टीन के दोस्त उसे ब्रदर बोरिंग बुलाते थे। वह दूसरे बच्चों के साथ खेलने में इंटरेस्टेड नहीं था। उसे बस एक चीज पसंद थी, मैकेनिकल टॉयज। फिर उसकी छोटी बहन माजा पैदा हुई। स्कूल में आइंस्टीन काफी इंटेलिजेंट था, पर उसे स्कूल का रेजिमेंटेशन पसंद नहीं था। रेजिमेंटेशन का मतलब जब स्कूल के रूल्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएं, तो उसे रेजिमेंटेशन कहते हैं। और उसके टीचर्स भी उसे पसंद नहीं करते थे। एक दिन एक हेडमास्टर ने उसके पापा से कह दिया, ये लड़का लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा। सोचो, आज जिसे दुनिया जीनियस कहती है, उसके टीचर्स सोचते थे कि ये कुछ नहीं बन सकता। आइंस्टीन को स्कूल से नफरत हो गई थी। उसने स्कूल छोड़ दिया और स्विट्जरलैंड की एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। स्विट्जरलैंड में उसकी मुलाकात हुई मिलेवा मैरिक से। ये आइंस्टीन की क्लासमेट थी और बहुत इंटेलिजेंट भी। आइंस्टीन को लगा कि यह उसकी एली यानी दोस्त बन सकती है, जो उसके जैसे सोचती हो। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और प्यार हो गया। आइंस्टीन की पढ़ाई तो खत्म हो गई, पर जॉब मिलना आसान नहीं था। उसने प्राइवेट ट्यूशन दिए, टीचिंग असिस्टेंट की जॉब की और फिर एक दिन उसे पेटेंट ऑफिस में जॉब मिल गई। यह ऑफिस दूसरे लोगों की इन्वेंशंस चेक करता था।
1905 में सिर्फ 26 साल की उम्र में आइंस्टीन ने 4 ऐसे रिसर्च पेपर्स लिखे जो दुनिया बदल देने वाले थे। इनमें एक पेपर था स्पेशल थ्योरी ऑन ऑफ रिलेटिविटी, जिसमें उसने कहा कि टाइम और डिस्टेंस हर जगह सेम नहीं होते, और इसी थ्योरी से उसका सबसे फेमस फॉर्मूला बना E=mc²। आइंस्टीन ने एक उदाहरण दिया, अगर तुम एक अच्छी दोस्त के साथ 2 घंटे बिताओ तो लगेगा जैसे सिर्फ 2 मिनट हुए हैं, पर अगर एक गर्म स्टोव पर सिर्फ 2 मिनट बैठे रहो तो लगेगा जैसे 2 घंटे हो गए, और इसी को रिलेटिविटी कहते हैं। आइंस्टीन और मिलेवा ने शादी कर ली, पर उनकी लाइफ अच्छी नहीं चल रही थी। आइंस्टीन साइंस में बिजी रहता और मिलेवा घर के काम में। धीरे धीरे दोनों के बीच प्रॉब्लम्स बढ़ने लगी। 1919 में दोनों का डिवोर्स हो गया, और उसी साल आइंस्टीन ने अपनी कजिन एल्सा से शादी कर ली, पर उसकी साइंटिस्ट लाइफ में नए नए कमाल हो रहे थे। 1921 में आइंस्टीन को फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला। अब वह दुनिया भर में फेमस हो चुका था। 1933 में जर्मनी में नाजियों की पावर बढ़ने लगी। आइंस्टीन को लगा कि यहाँ रहना सेफ नहीं है, तो वह अमेरिका चला गया। उस समय एक नई डिस्कवरी ने सबको टेंशन में डाल दिया, न्यूक्लियर फिशन। साइंटिस्ट डर गए कि कहीं जर्मनी एटॉमिक बम न बना ले। आइंस्टीन ने 2 अगस्त 1939 को अमेरिका के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को एक लेटर लिखा। उसने बताया कि अगर जर्मनी ने एटॉमिक बम बना लिया तो दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। अमेरिका ने उसकी बात सीरियसली ली और एक सीक्रेट मिशन शुरू किया, मैनहट्टन प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में पहली एटॉमिक बम बनाई गई। 1945 में यह बम जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर गिरा दी गई। हजारों लोग मर गए। आइंस्टीन को बहुत बुरा लगा। उसने कहा, काश मैंने यह लेटर कभी नहीं लिखा होता। अब आइंस्टीन पॉलिटिक्स में भी एक्टिव हो गया। उसने दुनिया से कहा कि न्यूक्लियर वेपन्स बंद होने चाहिए। उसने यूनाइटेड नेशंस को एक लेटर लिखा, पर इस बार किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। 1955 में 76 साल की उम्र में आइंस्टीन की डेथ हो गई, पर दुनिया उसे सिर्फ एक साइंटिस्ट के रूप में नहीं याद रखती। लोग उसे वर्ल्ड सिटीजन कहते हैं, क्योंकि उसने साइंस के साथ साथ शांति के लिए भी काम किया। तो दोस्तों, ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। अब हम पढ़ेंगे द स्नेक एंड द मिरर। इस कहानी में डॉक्टर अपने कुछ साथियों को एक पुरानी घटना सुनाने लगता है। ये घटना गर्मी के मौसम की है, जब डॉक्टर के घर में बिजली नहीं थी। गर्मी बहुत थी, इसलिए उसने एक लैंप जलाया और खिड़कियां खोल दी ताकि ताजी हवा आ सके। डॉक्टर को अक्सर घर में चूहों की आवाजें सुनाई देती थीं, इसलिए जब उसने किसी चीज की हल्की सरसराहट सुनी तो उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। वह आईने में खुद को देखने लगा, जैसा कि आमतौर पर लोग करते हैं। वह अपने बालों और चेहरे पर ध्यान देने लगा और सोचने लगा कि अगर वह अपनी मूंछें बढ़ा ले और हमेशा मुस्कुराता रहे तो वह और भी स्मार्ट लगेगा। सोचते सोचते उसे ख्याल आया कि अब उसे शादी कर लेनी चाहिए। उसने अपने लिए एक पत्नी की कल्पना की। वह चाह रहा था कि उसकी पत्नी थोड़ी मोटी हो और डॉक्टर भी हो। उसकी इस इच्छा के पीछे एक मजेदार कारण था। अगर वह गलती करे तो उसकी पत्नी उसे पकड़ न सके। इसी दौरान अचानक उसे अपने कंधे पर कुछ भारीपन महसूस हुआ। जब उसने हल्का सा हिलने की कोशिश की तो उसे एहसास हुआ कि उसके कंधे पर एक सांप बैठा हुआ है। डर के मारे उसका शरीर सुन्न हो गया। वह एकदम स्थिर बैठा रहा, बिना कोई आवाज निकाले। उसने सोचा कि अगर सांप ने उसे काट लिया तो उसका क्या होगा। धीरे धीरे सांप उसके कंधे से उतरकर उसकी गोद में आ गया और फिर उसके सामने टेबल पर पहुंच गया। वहां जाकर वह आईने की तरफ देखने लगा। डॉक्टर को यह देखकर हंसी आई कि शायद सांप भी खुद को देखकर सोच रहा होगा कि वह कितना सुंदर है। डॉक्टर को जैसे ही मौका मिला वह चुपचाप घर से बाहर भागा और अपने दोस्त के घर जाकर रुका। वहां जाकर उसने खुद पर तेल लगाया, नहाया और अपने दोस्त को कहा कि वह जाकर उसके कुछ सामान ले आए। लेकिन जब दोस्त डॉक्टर के घर पहुंचा तो देखा कि घर पूरी तरह लुट चुका था। चोरों ने सारा सामान चुरा लिया था, लेकिन मजे की बात यह थी कि उन्होंने एक गंदी बनियान वहीं छोड़ दी थी। डॉक्टर ने हंसते हुए कहा कि चोरों ने शायद मजाक में यह बनियान छोड़ दी होगी। अपनी कहानी सुनाकर डॉक्टर ने अपने श्रोताओं से पूछा कि क्या उनके साथ कभी ऐसा कोई मजेदार अनुभव हुआ है। किसी ने जवाब दिया, नहीं। फिर किसी ने पूछा, डॉक्टर, आपकी पत्नी क्या सच में मोटी है? डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं, वह बहुत पतली है। शायद भगवान को यही मंजूर था। अंत में किसी ने पूछा, क्या आपने कभी फिर उस सांप को देखा? डॉक्टर ने जवाब दिया, नहीं, वह सांप मुझे फिर कभी नहीं दिखा। क्या आपने कभी सोचा है कि किस तरह का बचपन एक प्रेसिडेंट और साइंटिस्ट जैसे APJ अब्दुल कलाम को शेप करता है? आप सोच रहे होंगे कि ये किसी लग्जूरियस अपब्रिंगिंग का नतीजा होगा, राइट? पर ये कहानी सुन के आपका परसेप्शन बदल जाएगा और शायद अपने चैलेंजेस को आप नए तरीके से देख पाएंगे। अगर आप इस चैप्टर को पूरी तरह से समझना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर का नाम है माई चाइल्डहुड। ये तमिलनाडु के एक छोटे से आइलैंड टाउन रामेश्वरम की कहानी है। सोचिए, एक सिंपल सा घर, एक परिवार जो ज्यादा अमीर नहीं था पर
विजडम और काइंडनेस में बहुत रिच था। यहाँ से कलाम सर का सफर शुरू होता है। न कोई फैंसी टॉयज, न प्राइवेट ट्यूटर्स, बस एक सिंपल और लविंग फैमिली। उनके पापा जैनुल आबदीन ज्यादा एजुकेटेड नहीं थे और न ही उनके पास पैसा था, लेकिन उनकी विजडम प्राइसलेस थी। और उनकी माँ आशियम माँ सिर्फ अपने फैमिली को नहीं, वो हर आने वाले इंसान को अपने घर खाना खिलाती थी। सोचिए, ऐसे घर में जो अपनी जरूरत के लिए स्ट्रगल करते हैं, वो परिवार हर किसी को अपना समझता था। Isn't that incredible? वैसे कलाम सर फिजिकली स्टैंड आउट नहीं करते थे। छोटे से सिंपल लुक्स वाले और उनके पेरेंट्स टॉल और हैंडसम थे, पर उनका बचपन इतना सिक्योर था कि इन बातों का असर नहीं पड़ा। कभी आपको भी ऐसा फील होता है कि आप फिट नहीं होते, शक्ल या हाइट अलग लगती है? कमेंट करके बताइए, क्या आपने कभी ऐसा फील किया है? वैसे एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट सुनो, आप में से कितने लोग सीड्स कलेक्ट करते हैं? प्रॉब्ली कोई नहीं, पर वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर टमरिंड सीड्स का डिमांड बहुत बढ़ गया। 8 साल के कलाम ये सीड्स कलेक्ट करके बेचते थे। पहली बार जब उन्हें पैसा मिला, एक दिन का एक अन्ना, वो फीलिंग अनफॉरगेटेबल थी। अगर आपको भी कभी ऐसे अर्निंग का एक्सपीरियंस रहा हो तो कमेंट में जरूर बताएं। अब बात करते हैं वैल्यूज की, जो चीजें आज के फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में हम इग्नोर करते हैं। उन्होंने ऑनेस्टी और सेल्फ डिसिप्लिन अपने फादर से और काइंडनेस अपनी माँ से सीखा। ये क्वालिटीज सिर्फ कलाम में नहीं, उनके भाई बहन में भी थी। फिर एक शॉकिंग मोमेंट आता है। सोचिए, एक नया टीचर क्लास में आता है और कलाम को सिर्फ इसलिए बैक बेंच पर बिठा देता है क्योंकि वो मुस्लिम है, जबकि उनके दोस्त जो हिंदू प्रीस्ट का बेटा है फ्रंट रो में बैठा है। रमनाथ शास्त्री जो उनका दोस्त है, वो भी उदास होकर रोता है। सोचिए, अगर आपके दोस्त के साथ ऐसा होता तो कैसा लगता? आप क्या करते? अब ये इंसिडेंट उनके मन में एक निशान छोड़ सकता था, पर आगे हुआ क्या? रमनाथ के पिता जो हाई प्रीस्ट थे, उन्होंने कुछ ऐसा किया जो कलाम के लिए हमेशा यादगार बन गया। इन्फ्लुएंशियल स्कूल के बाद कलाम और रमनाथ ने अपने अपने पेरेंट्स को सब कुछ बताया, और रमनाथ के फादर ने टीचर को बुलाया और बच्चों के सामने कहा कि कम्युनल इंटॉलरेंस और सोशल इनइक्वालिटी का पॉइजन इनोसेंट माइंड्स में मत डालें। एक हिंदू प्रीस्ट का अपने मुस्लिम फ्रेंड के लिए खड़ा होना, ये एक पावरफुल लेसन था इक्वालिटी का, जो कलाम ने सीखा। क्या कभी किसी टीचर ने आपको डिनर के लिए अपने घर बुलाया है? शायद कभी नहीं, राइट? पर कलाम के साइंस टीचर शिवा सुब्रमण्य अय्यर अलग थे। मतलब इंसान थे लेकिन अच्छे वाले। उन्होंने कलाम को डिनर पर इनवाइट किया, सोशल बैरियर्स को तोड़ने के लिए। पर गेस करो किसको ये पसंद नहीं आया? उनकी वाइफ को। वो एक मुस्लिम लड़के को अपने किचन में अलाउ करने को तैयार नहीं थी। थोड़ा ऑकवर्ड था, पर ये टीचर भी किसी से कम नहीं थे। उन्होंने बिना कुछ बोले कलाम को खुद अपने हाथ से सर्व किया, और अगले हफ्ते उन्होंने फिर से इनवाइट किया, और इस बार उनकी वाइफ ने कलाम को अपने हाथों से सर्व किया। सोचिए, ये एक छोटी सी चीज थी जो उनके सोसाइटी के बैरियर्स को तोड़ रही थी। फिर आता है उनके बचपन का एक और बड़ा मोमेंट, जब उन्होंने डिसाइड किया रामेश्वरम छोड़ के पढ़ाई के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स रामनाथपुरम जाने का। इमेजिन कीजिए, फेमिलियर एनवायरनमेंट छोड़ने का डर तो लगेगा ही अगर आप अपने फैमिली को छोड़कर कहीं दूर जा रहे हो। अब कलाम के फादर ने उन्हें क्या कहा, सुन के आप भी इंस्पायर होंगे, और ये एडवाइस आज भी रेलेवेंट है। कलाम ने अपने फादर से परमिशन मांगी और उनके फादर ने कुछ प्राइसलेस वर्ड्स दिए। उन्होंने कहा, अबुल, तुम्हें बड़ा होने के लिए यहाँ से दूर जाना पड़ेगा। क्या कबूतर सूरज के सामने अकेले नहीं उड़ता बिना किसी आशियाना के? और अपनी माँ को समझाते हुए उन्होंने कहा, तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, वो तुम्हारे पास से आते हैं पर तुमसे नहीं। तुम उन्हें अपना प्यार दे सकते हो पर अपने विचार नहीं दे सकते। सोचिए, इतनी गहरी बात। इस मोमेंट ने कलाम को अपनी डेस्टिनी को फॉलो करने की फ्रीडम दी। तो अगली बार जब आपको लगे कि कोई चीज आपको रोक रही है, तो याद रखिए कि असल बात ये नहीं है कि आप कहाँ से आए हैं, असल बात ये है कि आप कहाँ जा रहे हैं। रीच फॉर द टॉप। संतोष यादव दुनिया की पहली औरत है जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट चढ़ा। उनका जन्म 10 अक्टूबर 1967 जोनियावस हरियाणा के एक गांव में हुआ था, जहां लड़कियों को उतना खास नहीं माना जाता जितना लड़कों को। जब संतोष की मां उन्हें पैदा करने वाली थी, तो एक होली मैन यानी साधु आशीर्वाद देने आया और सोचा कि माँ को बेटा चाहिए, लेकिन दादी ने बोला, नहीं भाई, हमें तो बेटी चाहिए। फिर संतोष का जन्म हुआ। 5 भाइयों के बाद एक लौती बहन। संतोष का मतलब होता है संतुष्टि यानी सेटिस्फैक्शन। पर संतोष तो बिल्कुल भी ट्रेडिशनल नहीं थी। जब गांव की लड़कियां ट्रेडिशनल कपड़े पहनती थीं, संतोष शॉर्ट्स पहनती थी। मतलब बचपन से ही उसने सोच रखा था कि मैं अपनी लाइफ अपने तरीके से जीऊंगी, और वो कह रही थी कि अगर उसका रास्ता सही है तो लोगों को उसके हिसाब से बदलना पड़ेगा। संतोष के पेरेंट्स काफी अमीर थे और वो उसे दिल्ली के बेस्ट स्कूल्स में भेज सकते थे क्योंकि उसके पापा जमींदार थे ना। पर फैमिली के ट्रेडिशन के चक्कर में उसे गांव के लोकल स्कूल में ही पढ़ाया गया। जब वो 16 की हुई तो शादी का प्रेशर आने लगा क्योंकि गांव में लड़कियां उस उम्र में शादी कर लेती थीं। पर संतोष ने सोचा, शादी बिल्कुल नहीं, मुझे तो पढ़ाई करनी है, और वो घर छोड़कर दिल्ली पहुंच गई। जब पेरेंट्स ने एजुकेशन के लिए पैसे देने से मना किया तो संतोष ने धमकी दे दी कि वो पार्ट टाइम जॉब करके अपनी फीस भर लेगी। ये सुनकर उसके पेरेंट्स ने फाइनली फीस देने का फैसला किया। उसने स्कूल क्लियर किया और जयपुर के महारानी कॉलेज में एडमिशन ले लिया। वहाँ हॉस्टल के कमरे से अरावली हिल्स को देखती थी और सोचती थी, यार एक दिन इन पहाड़ों पे चढ़ के देखती हूँ। और एक दिन कुछ माउंटेनियर्स से मिली।
जो उसे क्लाइंबिंग ट्राई करने का कहने लगे। बस यही उसका पहला स्टेप था। पैसे बचाए और उत्तरकाशी के नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में एडमिशन ले लिया। पापा से परमिशन भी नहीं ली और उन्हें एक लेटर लिख के सॉरी भी बोल दिया। संतोष की ट्रेनिंग और स्किल्स जल्दी ग्रो होने लगे, वो भी सिर्फ कुछ ही सालों में। वो पहली बार 1992 में एवरेस्ट चढ़ गई और सिर्फ 20 से 25 साल की उम्र में वो यंगेस्ट वुमन बन गई जो ये कर पाई। बाकी क्लाइंबर्स को उसका विल पावर और केयरिंग नेचर बहुत पसंद आया। उस एवरेस्ट एक्सपीडिशन के दौरान उसने एक डाइंग क्लाइंबर की मदद की, लेकिन उसे बचा नहीं पाई। लेकिन मोहन सिंह नाम के एक और क्लाइंबर को अपना ऑक्सीजन देकर बचाया। 1 साल के अंदर उसने इंडो नेपालीज वुमेन्स एक्सपीडिशन ज्वाइन की और फिर से एवरेस्ट चढ़ी। अब वो पहली औरत बन गई जो 2 बार एवरेस्ट चढ़ गई थी। इस सक्सेस के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने उसे पद्मश्री अवार्ड दिया। संतोष का कहना है कि जब उसने एवरेस्ट के टॉप पे इंडियन फ्लैग लहराया तो वो मोमेंट एकदम स्पिरिचुअल और प्राउड था। और एनवायरनमेंट के लिए उसका कंसर्न भी अलग था। उसने 500 किलोग्राम गार्बेज एवरेस्ट से नीचे लाके सफाई भी करी। तो दोस्तों, याद है कहा था कि एक ट्रिक बताऊंगा, तो ये रही ट्रिक। इसको अच्छे से याद कर लेना। अगर आपको इस चैप्टर के रिलेटेड क्वेश्चन ना आता हो तो पहले इस चैप्टर के बारे में थोड़ा लिखना, फिर ये लाइनें चिपका देना। A girl who broke all barriers and reached great heights in the world through her determination. Such stories show us that no matter the difficulty, if the courage is strong. इसकी हिंदी है, एक लड़की जिसने सारी रुकावटों को तोड़ा और अपनी डिटर्मिनेशन से दुनिया की ऊंचाई छू ली। ऐसी स्टोरीज हमें दिखाती हैं कि चाहे कोई भी मुश्किल हो, अगर हौसला मजबूत है तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। बी हाइव के चैप्टर 7 मरिया शरापोवा के पार्ट 2 की तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक टेनिस स्टार की नहीं बल्कि एक इंसान के हौसले की है। तो चलिए शुरू करते हैं। मरिया शरापोवा एक ऐसी लड़की जिसका ग्लैमर और चार्म हेडलाइंस बनता था, लेकिन उसकी रियल कहानी उसके स्माइल और कपड़ों के पीछे छुपी थी। वो कहानी जो उसे 22 अगस्त 2005 को विमेन्स टेनिस की दुनिया की नंबर 1 प्लेयर बनाने तक ले गई। ये जर्नी ओवरनाइट नहीं थी, भले ही लगता हो कि सब कुछ पल भर में बदल गया। मारिया का सफर साइबेरिया से शुरू हुआ, जहां वो एक छोटी सी लड़की थी। उसने 10 साल की उम्र में प्रोफेशनल टेनिस के लिए ट्रेनिंग शुरू की और सिर्फ 4 साल में टॉप तक पहुंच गई। इमेजिन करो, इतनी छोटी उम्र में अपने मम्मी पापा से दूर नए देश में बस अपने सपने को पूरा करने के लिए। फिर मरिया अपने पापा यूरी के साथ फ्लोरिडा चली गई ट्रेनिंग के लिए। उसने अपने 10वें जन्मदिन का केक भी नहीं काटा था। अब ये ट्रिप एक तरफ मरिया के लिए सक्सेस के दरवाजे खोलती है, लेकिन दूसरी तरफ उसे अपनी माँ येलेना से 2 साल दूर रहना पड़ता है। तुम सोचो, माँ से दूर होना कितना मुश्किल होता है, और यहाँ मरिया तो बस एक बच्ची थी। सो गाइस, बताओ, अगर तुम्हारे सपनों के लिए तुम्हें अपनी फैमिली से दूर रहना पड़े तो क्या तुम कर पाओगे? कमेंट्स में जरूर बताना। मरिया ने अपने स्ट्रगल के बारे में बताते हुए एक बार कहा था, मैं बहुत अकेली महसूस करती थी। रात को मुझे कमरे की सफाई करने के लिए बहुत परेशान किया जाता था और इसी वजह से मैं काफी रोती भी थी। लेकिन मरिया का कहना था, मैंने सीखा कि अपना ध्यान कैसे रखना है और मुझे पता था कि मुझे क्या चाहिए। यही डिटर्मिनेशन और मेंटल स्ट्रेंथ ने मरिया को 2004 में विंबलडन का टाइटल जीतने में मदद की। बस 1 साल बाद वो दुनिया की नंबर 1 प्लेयर बन गई। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसकी कहानी में इमोशंस की जगह नहीं थी। जब उससे एम्बिशंस के बारे में पूछा गया, उसका जवाब सिंपल था, मैं बहुत ज्यादा कम्पिटिटिव हूँ, ये मेरा काम है। सोचो, इतनी मैच्योरिटी एक टीनेजर में। मैंने तो इस एज में होमवर्क कंप्लीट करना भी कंपटीशन समझा था। अब यहाँ एक और ट्विस्ट आता है। तुम लोग सोचोगे कि मरिया अपनी ग्लैमरस लाइफ में पूरा अमेरिकन लगती होगी, लेकिन उसका कहना है, मैं रशियन हूँ, मेरा खून पूरा तरह रशियन है और अगर रशिया मुझे ओलंपिक्स के लिए चाहिए तो मैं खेलूंगी। एक तरफ वो अपनी रशियन रूट्स पर प्राउड करती है और दूसरी तरफ वो पैनकेक्स और फिजी ऑरेंज ड्रिंक्स एंजॉय करती है, जो उसके डिजाइनर गाउन्स और लग्जूरियस लाइफ से बिल्कुल ऑपोजिट लगता है। मरिया एक पैराडॉक्स है, एक ऐसी शख्सियत जिसको किसी एक कैटेगरी में बांधना इम्पॉसिबल है। तो दोस्तों, मरिया शरापोवा की कहानी ये सिखाती है कि सैक्रिफाइसेस और हार्ड वर्क से कोई भी इम्पॉसिबल लगने वाला सपना कंप्लीट हो सकता है। लेकिन यहाँ एक सवाल है, क्या पैसा एक बड़ा मोटिवेशन हो सकता है? मरिया के वर्ड्स में, टेनिस एक बिजनेस भी है और एक स्पोर्ट भी। क्या आप इस बात से अग्री करते हो? कमेंट्स में अपनी राय देना ना भूलना। ये है विक्रम सेठ का चैप्टर काठमांडू, जो उनकी ट्रैवल जर्नी से इंस्पायर्ड है। तो आप कंफर्टेबल हो जाओ और चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो के एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आपके लिए एक स्पेशल बात शेयर करूंगा। तो सबसे पहले विक्रम सेठ काठमांडू के सेंटर में एक सस्ता सा रूम लेते हैं और पहले दिन अच्छी तरह सोकर अपनी एनर्जी रिचार्ज करते हैं। अगले दिन उनके साथ मिस्टर शाह के बेटे और भतीजे होते हैं और 3 लोग मिलकर 2 फेमस टेम्पल्स विजिट करते हैं, पशुपतिनाथ मंदिर और बौद्धनाथ स्तूप।
पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचते ही सबसे पहले एक बोर्ड नजर आता है जिसमें लिखा होता है एंट्रेंस फॉर हिंदूज ओनली। टेम्पल के अंदर का माहौल एकदम कैओटिक है। पुजारी, हॉकर, भक्त और टूरिस्ट सब अपने अपने काम में लगे हैं। देखने में ये सीन एकदम अलग लगता है। लोग पुजारी की अटेंशन लेने के लिए एक दूसरे को कोहनी मारते हैं और इतनी भीड़ के अंदर चलना ही मुश्किल हो जाता है। एक नेपाली रॉयल प्रिंसेस मंदिर आती है और सब लोग उनके लिए रास्ता छोड़ देते हैं। रॉयल वाइब्स अलग ही होती हैं, है ना? अब एक इंटरेस्टिंग मोमेंट बताता हूँ। दो बंदर लड़ने लगते हैं और उनमें से एक बंदर शिवलिंग पर जंप करके सीधा बागमती नदी की तरफ भाग जाता है। इमेजिन करिए मंदिर के शांति भरे माहौल में ये सब होता हुआ। मंदिर के पास ही बागमती नदी फ्लो करती है, जहाँ एक तरफ एक डेड बॉडी का क्रेमेशन चल रहा है और दूसरी तरफ धोबिनें अपने कपड़े धो रही हैं। एक और यूनिक चीज है, एक छोटा सा श्राइन जो स्टोन प्लेटफॉर्म में हाफ सबमर्ज्ड है। लोकल लोग मानते हैं कि जब ये श्राइन फुली इमर्ज करेगा तब कलयुग का अंत होगा। पशुपतिनाथ के बाद विक्रम सेठ बौद्धनाथ स्तूप जाते हैं जो एक बौद्ध श्राइन है। अब अगर आपको पीस और काल्मनेस चाहिए तो ये जगह परफेक्ट है। एक ह्यूज व्हाइट डोम के आसपास सर्कुलर रोड है और तिब्बती इमिग्रेंट्स की शॉप्स लाइनअप है। यहाँ तिब्बती प्रिंट्स, सिल्वर ज्वेलरी और फेल्ट बैग्स मिलते हैं। ये एकदम पीसफुल जगह है और पशुपतिनाथ के हसल बसल से बिल्कुल अलग फील होती है। अब बात करते हैं काठमांडू की सड़कों की, जो अपने आप में एक यूनिक वाइब रखती है। यहाँ फ्रूट सेलर्स, फ्लूट सेलर्स और पोस्ट कार्ड हॉकर आपको मिल जाएंगे। शॉप्स में आपको चॉकलेट्स, वेस्टर्न कॉस्मेटिक्स और नेपाली एंटिक्स मिलते हैं। और साउंड्स का तो पूछो मत, हर तरफ फिल्म सॉन्ग्स बजते हैं। कार हॉर्न्स और वेंडर्स की लाउड कॉल्स सुनाई देती हैं। विक्रम सेठ रोस्टेड कॉर्न ट्राई करते हैं, मार्जिपैन खाते हैं और लव स्टोरी कॉमिक्स खरीदते हैं। उनका कहना है कि ये सब चीजें उन्हें नोस्टाल्जिक फील करवाती हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग मोमेंट तब आता है जब वो एक फ्लूट सेलर को देखते हैं। फ्लूट सेलर एक पोल पर कई बांसुरी लेकर खड़ा होता है और उसकी बांसुरी की आवाज ट्रैफिक के नॉइज के ऊपर एक अलग ही मैजिक क्रिएट करती है। ये बांसुरी की आवाज सब कल्चर्स को एक तरह से कनेक्ट करती है। आपने कभी बांसुरी सुना है? अगर हाँ तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। फाइनली काठमांडू की ट्रिप के एंड तक विक्रम सेठ काफी थक चुके होते हैं और होमसिक फील करते हैं। इसीलिए वो एक नेपाल एयरलाइंस का टिकट बुक करके सीधा घर लौटने का प्लान बनाते हैं। तो दोस्तों, ये था चैप्टर काठमांडू का। आज हम बात करेंगे एक प्ले के बारे में जिसका नाम है इफ आई वर यू। ये स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है और इसका एंडिंग आपको शॉक कर देगा। ये प्ले एक छोटे से कॉटेज में होता है जो जंगल के बीच में है। यहाँ एक राइटर जेरार्ड रहता है। वो कहीं जाने की तैयारी कर रहा होता है और अपना बैग पैक कर रहा होता है। तभी अचानक एक आदमी जो एक इंट्रूडर होता है गन लेकर उसके घर में घुस आता है। अब जेरार्ड क्या करता है, वो डरने के बजाय बहुत ही शांति से उस आदमी का स्वागत करता है। इंट्रूडर उससे धमकाते हुए कहता है, चालाकी बंद करो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा, बैठो और मेरी बात सुनो। इंट्रूडर बताता है कि मैं पुलिस से भाग रहा हूँ और एक पुलिस वाले को मार चुका हूँ। वो कहता है, जब मैं शहर में था मैंने तुम्हें देखा और सुना कि तुम किसी से मिलते नहीं हो और सब कुछ फोन पे मंगवाते हो। हम दोनों की हाइट और बॉडी टाइप एक जैसे हैं, तो मैंने सोचा तुम्हारी आइडेंटिटी चुरा कर मैं यहाँ शांति से रह सकता हूँ। इंट्रूडर जेरार्ड से उसके बारे में सब कुछ पूछता है, जैसे उसकी कार और घर में कौन कौन आता है। लेकिन जेरार्ड घबराता नहीं है, बल्कि बहुत शांति और थोड़ी स्मार्टनेस से उसके सभी सवालों का जवाब देता है। फिर जेरार्ड उससे एक झूठ बोलता है, देखो मैं भी एक मर्डरर हूँ और पुलिस के पास मेरे खिलाफ सबूत है। अगर तुम मेरी आइडेंटिटी चुराओगे तो पुलिस तुम्हारा पीछा करेगी। फिर जेरार्ड ये भी कहता है, मैंने फेक मुझे रखी हुई है ताकि पुलिस मुझे पहचान न सके। ये सुनकर इंट्रूडर को थोड़ा डाउट होता है, तो जेरार्ड उससे कहता है, अगर तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो तुम गैरेज के दरवाजे से जाकर खुद देख सकते हो कि पुलिस आ रही है। लेकिन असल में वह दरवाजा एक अलमारी का था। जैसे ही इंट्रूडर झुककर देखने जाता है, जेरार्ड उसे अंदर धक्का दे देता है और दरवाजा बंद कर देता है। अब इंट्रूडर अंदर से चिल्लाता है, मुझे बाहर निकालो, और जेरार्ड तुरंत पुलिस को कॉल कर लेता है ताकि इंट्रूडर को पुलिस के हवाले किया जा सके। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब भी कोई मुश्किल आए तो घबराने के बजाय शांति और समझदारी से काम लेना चाहिए। जेरार्ड की तरह हमें भी अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कॉन्फिडेंस और स्मार्टनेस से निकालना चाहिए। और ये कहानी हमें यह भी दिखाती है कि जो बुरे इरादे रखते हैं उनका अंत हमेशा बुरा होता है। नॉलेज और समझदारी हमेशा स्ट्रेंथ से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो दोस्तों, यहाँ होती है ये कहानी खत्म। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मोमेंट्स का चैप्टर नंबर 5, द हैप्पी प्रिंस। और साथ ही कहानी के आखिर में मैं आपको कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स के आसान मतलब भी समझाऊंगा जो आपके बुक में दिए गए हैं। यह आइडिया मुझे एक प्यारे बच्चे के कमेंट से मिला और मुझे यकीन है कि यह आप सबके लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। एक शहर के बीच एक ऊंची और सुंदर मूर्ति है जिसका नाम है द हैप्पी प्रिंस। वो मूर्ति पूरे सोने से चमक रही है। उसकी आंखों में नीली रत्न सैफायर है
और तलवार के हिल्ट में एक लाल मोती यानी रूबी लगा हुआ है। एक रात एक छोटी सी चिड़िया शहर के ऊपर उड़ रही थी। उसके साथी इजिप्ट जा चुके थे, लेकिन उसने अभी अपनी यात्रा शुरू नहीं की थी क्योंकि वो थक गई थी। इसलिए वो मूर्ति के पैर के पास रुक गई और वहीं सोने लगी। सोते वक्त उसके ऊपर पानी की बूंदें गिरने लगीं। चिड़िया ने सोचा, आसमान तो बिल्कुल साफ है, तो फिर यह पानी कहाँ से आ रहा है? जब उसने ऊपर देखा तो उसने देखा कि मूर्ति रो रहा है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मूर्ति ने चिड़िया से कहा, जब मैं जिंदा था तब एक राजकुमार था जो हमेशा खुश रहता था, लेकिन अब यहाँ से पूरे शहर की गरीबी और दुख देखकर मेरा दिल भर आता है। मूर्ति ने कहा, एक छोटी गली में एक गरीब औरत अपने बीमार बेटे के साथ रहती है। वह कपड़ों पर कढ़ाई करके अपने बेटे का ध्यान रखती है, लेकिन उसका बेटा बुखार में तड़प रहा है और नारंगी यानी ऑरेंज मांग रहा है, लेकिन उसके माँ के पास सिर्फ पानी है। फिर मूर्ति ने चिड़िया से रिक्वेस्ट किया कि मेरी तलवार का लाल मोती यानी रूबी ले जाओ और उस औरत को दे दो। चिड़िया पहले मना करती है क्योंकि उसे इजिप्ट जाना था, लेकिन मूर्ति के दुख देखकर उसका दिल पिघल गया। उसने मोती तोड़ा और उस औरत के घर ले जाकर रखा। उसने अपने पंखों से बीमार लड़के के चेहरे को ठंडा किया। लड़का बोला, अब मुझे अच्छा लग रहा है, और सो गया। फिर वो वापस मूर्ति के पास आ गई और उसने कहा, मुझे काफी अच्छा लगा ये काम करके। अगली रात मूर्ति ने कहा, एक कलाकार है जो एक पतली सी छत के नीचे रहती है। उसका नाटक अधूरा है और उसके पास ना खाना है ना गर्मी, तो मेरी एक नीली आंख यानी सैफायर निकाल कर उससे दे दो ताकि वह अपना काम पूरा कर सके। चिड़िया ने पहले मना किया, पर फिर उसने सैफायर निकालकर कलाकार के पास छोड़ दिया। कलाकार सैफायर देखकर खुश हुई और चिड़िया को भी सुख मिला। फिर मूर्ति ने कहा, एक छोटी लड़की है जो गली में रो रही है। उसके माचिस गिर गए हैं और घर जाने पर उसके फादर उसे डांटेंगे, तो इसीलिए मेरी दूसरी आंख भी निकालकर उस लड़की को दे दो। चिड़िया ने कहा, पर तब तुम अंधे हो जाओगे। मूर्ति ने जवाब दिया, उस लड़की की जरूरत मेरी आंखों से ज्यादा है। चिड़िया ने दूसरी आंख भी दे दी। अब मूर्ति अंधी हो चुकी थी और चिड़िया ने कहा, अब मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। मूर्ति ने कहा, तुम इजिप्ट जाओ, वहां धूप और गर्मी मिलेगी। पर चिड़िया बोली, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। फिर एक दिन मूर्ति चिड़िया से कहता है कि क्या तुम मुझे यह बता सकती हो कि शहर में क्या हो रहा है? चिड़िया जाती है और देखती है और आकर बताती है कि गरीब लोग भीख मांग रहे हैं और भूखे हैं, और वही अमीर लोग ऐशो आराम से हैं। फिर मूर्ति ने कहा कि तुम मेरे शरीर में से गोल्डन लीफ को तोड़कर गरीब और जरूरतमंदों को बांट दो। और चिड़िया ने बिल्कुल ऐसा ही किया, और इसी की वजह से प्रिंस की मूर्ति डल और ग्रे हो गई थी। कुछ समय बाद जब स्नोफॉल शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से चिड़िया उड़ भी नहीं पा रही थी, फिर वो मूर्ति के पास जाती है और कहती है, अब मैं जा रही हूँ। मूर्ति कहता है, तो अच्छा तुम अब इजिप्ट जा रही हो? चिड़िया कहती है, नहीं, मरने जा रही हूँ। और फिर चिड़िया कहती है, क्या मैं तुम्हारे हाथ पे किस कर सकती हूँ? मूर्ति कहता है, तुम लिप्स पर किस कर सकती हो। किस करने के बाद चिड़िया प्रिंस के कंधे पे गिर के मर जाती है। उस समय मूर्ति का लीड का बना दिल जोर से टूट जाता है। अगली सुबह लोग आए और मूर्ति की हालत देखी। उन्होंने मूर्ति को तोड़ दिया और उसका दिल कचरे में फेंक दिया चिड़िया के लाश के साथ। और इस कहानी के स्टैंजा में यह भी लिखा है कि ऊपर आसमान में भगवान ने एक फरिश्ते से कहा, मुझे शहर की दो सबसे अनमोल चीजें ला कर दो। फरिश्ता मूर्ति का टूटा दिल और चिड़िया की लाश लेकर आया। भगवान ने कहा, तुमने बिल्कुल सही चीजें चुनी हैं। मेरे स्वर्ग के बगीचे में यह छोटी सी चिड़िया हमेशा गाएगी और मेरे शहर में प्रिंस मेरी प्रशंसा करेगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि असली खुशी पैसे और सुंदरता में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद और प्यार में है। अब मैं आपको कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग बताऊंगा। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। गिल्डेड, सोने की परत छड़ी हुई। सीमस्ट्रेस, सिलाई का काम करने वाली महिला। अलाइटेड, उतरना या कहीं पर रुकना। गैरेट, घर की सबसे ऊपरी और छोटी अंधेरी कोठरी। एम्ब्रॉयडरिंग, कपड़े पर कढ़ाई करना। पेडिस्टल, वो आधार या चौकी जिस पर मूर्ति रखी जाती है। विदर्ड, मुरझाया या सूख गया। लीडन, भारी, सुस्त या शीशे से बना हुआ। प्रोक्लेमेशन, आधिकारिक घोषणा। पैराडाइज, स्वर्ग या आनंदमय स्थान। ये थे कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स। द लास्ट लीफ, जो एक मोटिवेशनल स्टोरी है जिसे लिखा है ओ हेनरी ने। कहानी की शुरुआत होती है जॉन्सी और सू नाम के दो दोस्तों से, जो दोनों ही आर्टिस्ट्स हैं और एक छोटे से फ्लैट में साथ रहते हैं, जो कि तीसरी मंजिल पर है। पर नवंबर से जॉन्सी बहुत बीमार चल रही है। उसे निमोनिया हो गया है और इस वजह से सू बहुत परेशान रहती है कि जॉन्सी कैसे ठीक होगी। डॉक्टर के इलाज के बाद भी जॉन्सी की हेल्थ में कोई सुधार नहीं हो रहा है। एक दिन डॉक्टर सू से पूछता है, क्या जॉन्सी किसी टेंशन में है? क्या उसे कोई तकलीफ है? सू कहती है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? डॉक्टर बोलता है, पता नहीं, पर लगता है कि जॉन्सी जीना ही नहीं चाहती। अगर उसका जीने का मन नहीं है तो उसे कोई दवाई नहीं बचा सकती। यह सुनकर सू को लगता है कि जॉन्सी अकेले में नेगेटिव चीजें सोचती रहती हैं। इसलिए सू सोचती है कि उसका ध्यान पॉजिटिव चीजों की तरफ लगाया जाए। फिर वह उससे इधर उधर की बातें करने लगती हैं और पेंटिंग करके
उसका इंटरेस्ट जगाने की कोशिश करती है, लेकिन इसका कुछ खास असर नहीं होता। फिर कुछ दिन बाद सू देखती है कि जॉन्सी खिड़की के बाहर एक आइवी क्रीपर को देख रही है। आइवी क्रीपर कुछ ऐसा दिखता है और फिर जॉन्सी उल्टी गिनती काउंट करती है। उस आइवी के पत्ते धीरे धीरे गिर रहे थे। सू पूछती है, तुम क्या कर रही हो? जॉन्सी बोलती है, 3 दिन पहले इसमें 100 पत्ते थे और अब सिर्फ 5 बचे हैं। जब आखिरी पत्ता गिरेगा तब मैं भी मर जाऊंगी। और यह सुनकर सू को काफी दुख होता है। फिर सू उसके लिए सूप ले आती है, पर जॉन्सी मना कर देती है। सू कहती है, अगर तुम ऐसे ही बाहर देखती रहोगी तो मैं ये खिड़की बंद कर दूंगी। पर वह खिड़की बंद नहीं कर पाती, क्योंकि उसे एक ओल्ड मैन की पेंटिंग बनानी होती है और उसके लिए सनलाइट चाहिए। सू जॉन्सी के सर पर किस करके कहती है, तुम सो जाओ, मैं जल्दी अपना काम खत्म करती हूँ। जॉन्सी बोलती है, ठीक है, पर मुझे आखिरी पत्ता देखना है और फिर मरना है। फिर आगे चैप्टर में सू बेहरमन के बारे में बताती है, जो 60 साल का एक ओल्ड पेंटर है। बेहरमन अपने लाइफ में एक मास्टरपीस बनाना चाहता था। वह सू की पेंटिंग के लिए मॉडल बनने वाला होता है। सू बेहरमन के पास जाकर जॉन्सी की आखिरी पत्ते वाली बात बताती है। बेहरमन सुनकर कहता है, यह लड़की कितनी स्टूपिड है। फिर बेहरमन सू के साथ जॉन्सी के फ्लैट जाता है। उस रात बहुत तेज हवा और बारिश होती है। सू और बेहरमन देखते हैं कि आइवी क्रीपर का सिर्फ एक पत्ता बचा है। बेहरमन उस आइवी के पास जाता है और सू अपने रूम में चली जाती है। अगली सुबह जब जॉन्सी उठती है तो सू से कहती है, विंडो खोलो। सू को लगता है कि वह पत्ता गिर गया होगा, पर वह पत्ता वहीं का वहीं होता है। सू खुश हो जाती है। तब जॉन्सी सोचती है, इतनी तेज हवा और बारिश के बाद भी यह पत्ता कैसे टिक गया। फिर वह अपनी गलती समझ जाती है और सू से माफी मांगती है। सू उसके लिए सूप और एक आईना लेकर आती है और आईने में देखकर जॉन्सी अपने बाल ठीक करती है और स्माइल करती है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आता है और कहता है, अब जॉन्सी ठीक हो जाएगी, क्योंकि अब वह जीना चाहती है। उसके बाद डॉक्टर कहता है, मुझे बेहरमन को देखने जाना है, वह बहुत बीमार है। कुछ देर बाद सू जॉन्सी को बताती है कि बेहरमन का निमोनिया से डेथ हो गया और उसके रूम में गीले कपड़े, ब्रशेज और ग्रीन और येलो पेंट मिले। सू कहती है, बेहरमन उस स्टॉर्मी नाइट में तुम्हारे विंडो के सामने एक पत्ता बनाने गए थे, ताकि तुम्हें लगे कि वह पत्ता अभी भी बाकी है और तुम जिंदा रहो। और वही बेहरमन का मास्टरपीस था। तो दोस्तों, इस तरह ये कहानी खत्म होती है। और अगर आपको ऐसे और एजुकेशनल वीडियो देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो।